हेलो गाइस, वेलकम टू आवर प्यारा सा चैनल फिज़िक्स पाठशाला, जहां आपको मिलती है एक कंप्लीट फिज़िक्स फार्मूला सीरीज़ आपके नीट 2020 एग्ज़ाम के लिए। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि हमारे जो इसके इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है इसमें, सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक करंट। हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए फॉर्मूला होता है I = Q/T, जहाँ Q होता है हमारा चार्ज और T होता है हमारा टाइम। अब चार्ज को अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं N and E। N क्या होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E होता है हमारा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विच इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ होता है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में उसके लिए जो रुकावट का काम करता है वो बेसिकली रेजिस्टेंस होता है। और इसके लिए ओम्स लॉ पे हमने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज R = V/I। V होती है हमारी वोल्टेज और I होता है हमारा करंट। अब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, बेसिकली रेजिस्टेंस मैंने बताया ना कि रुकावट होती है, कंडक्टेंस वो होती है, वो प्रॉपर्टी होती है जिससे चार्ज फ्लो होता है। तो बेसिकली ये ऑपोजिट हो गया रेजिस्टेंस का। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1/R या फिर I/V। अब रेजिस्टेंस के लिए सिर्फ एक यही फॉर्मूला नहीं होता, एक और फॉर्मूला होता है जो कि बॉडी पे डिपेंड करता है, यानी कि किस चीज़ का वो रेजिस्टेंस है। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है R = ρL/A। रो क्या होती है हमारी रेजिस्टिविटी, L होता है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो सबसे पहले L और A को देख लेते हैं। L लेंथ तो पता चली गई, एरिया हो गया हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला और इस्तेमाल कर सकते हैं πr²। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, बेसिकली रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो उसकी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी के लिए एक और फॉर्मूला हो सकता है, दैट इज M/Ne². M क्या होता है हमारा मास ऑफ द चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन। बेसिकली इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही तो हमारी करंट फ्लो होती है। और N हो गया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E अभी बताया ही था चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। और एक ही नई टर्म आती है टो। ये जो टो होता है बेसिकली ये होता है हमारा टाइम बिटवीन टू कोलाइजन्स। टू कोलाइजन्स किसके, इलेक्ट्रॉन्स के, जो कंडक्टर में हो रहे हैं। अब जैसे ही हमने देखा था कि रेजिस्टेंस का ऑपोजिट कंडक्टेंस होता है, ऐसे ही रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट कंडक्टिविटी होता है। इसके लिए ये फॉर्मूला या तो ये लगा लो या इसको यहाँ से सॉल्व करके रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आके इसको ऑपोजिट कर लो। तो बेसिकली रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले अगर हमें पता है तो कंडक्टिविटी का जस्ट उसका रेसिप्रोकल। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है RT = R01 + αT। RT क्या होता है यहाँ पे, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T। R0 होता है हमारा रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री। और ये जो अल्फा होता है ये होता है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो या तो हमें ये क्वेश्चन में गिवन होता है या हमें निकालना भी पड़ सकता है। अगर हमें दूसरी चीज़ें दी हों तो उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस R2 - R1/R1 T2 - T1। अब ये R1 R2 क्या है, सपोज करो किसी एक टेम्परेचर पे, टेम्परेचर जो है T1 है उसके लिए हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1 और एक टेम्परेचर है T2 उसके लिए दिया हुआ है R2। तो हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ होती है, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, बेसिकली किसी सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारी टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगी। अब देखिए टर्मिनल वोल्टेज को EMF से कंफ्यूज मत करना। टर्मिनल वोल्टेज बेसिकली दो एंड पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज है और जो EMF होता है वो बेसिकली हमारा बैटरी के लिए होता है कि बैटरी कितनी EMF प्रोवाइड, मतलब कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर सकती है। तो सपोज करो अगर ऐसा केस है कि जब किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो उस केस में टर्मिनल वोल्टेज की क्या वैल्यू हो जाएगी, V = E - IR। और यहाँ से हम करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर V को हम कैपिटल I और R कैपिटल R जो पूरा रेजिस्टेंस है उसकी इक्वल रख दे तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी I = E/R + r। और अगर बैटरी चार्जिंग कंडीशन में है तो उस केस में ये वैल्यू जाती है V = E + IR। तो ये दोनों केसेस को हमें ध्यान में रखना है कि जो भी केस है उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला लगाना है।
अब आगे चलते हैं। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज़ किरचॉफ्स लॉ। और इसका क्वेश्चन देख के हमें लगता है कि तो बड़ा टफ है, इसको कैसे करेंगे। बट अगर हमें दोनों लॉ जो किरचॉफ ने दिए थे वो पता है तो उसके बाद क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सबसे पहले देखते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एट एनी जंक्शन सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या मतलब है, सपोज करो कोई भी जंक्शन है, जंक्शन मतलब नोड, जैसे हम कहते हैं ना कि दिल्ली जंक्शन, जंक्शन का क्या मतलब है, वहाँ पे बहुत सारी ट्रेन्स आके मिल रही हैं। तो ऐसे ही ये जो इस तरह का सर्किट का जंक्शन होता है, इसमें भी बहुत सारे करंट या तो यहाँ से आ रहे हैं या फिर यहाँ से जा रहे हैं, इस तरह से होता है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट वहाँ से जा भी रहा है। सपोज करो ये वाली सिचुएशन देखते हैं, इसमें ये I1 करंट आ रहा है और ये I3 करंट आ रहा है, और यहाँ से बाहर कितना जा रहा है, I2 एंड I4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I4। बस किरचॉफ फर्स्ट लॉ तो बहुत सिंपल हो गया। अब देखते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है। किरचॉफ सेकंड लॉ जो होता है वो हमारा किसी भी क्लोज्ड सर्किट के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला सर्किट है, ये क्या कहता है, सिग्मा आई आर इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें सबसे पहले तो ये देख लो, ये जो आई आर लिखा है ये बेसिकली क्या है, हमारा वोल्टेज। तो जब भी हम किसी सर्किट में, सपोज करो ये जो लूप है, हम इधर से इधर चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इसके बीच में जितनी भी वोल्टेज, जितने भी रेजिस्टेंस, करंट सब आएगा, हमें सबको लेते हुए चलना है। तो सपोज करो हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा I इंटू R1 प्लस, अब देखो इसमें कितना करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है, ये हो जाएगा I इंटू R2 प्लस, और अब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव की वैल्यू, नेगेटिव से पॉजिटिव जब हम जा रहे हैं किसी भी बैटरी के लिए तो उसमें आता है प्लस। तो इस वाले केस के लिए किरचॉफ सेकंड लॉ, ये जो सिग्मा आई आर लिखा है इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस VS इज इक्वल्स टू 0। बस इसमें यही करना होता है, जो भी हमें सर्किट गिवन हो, चाहे ये इस तरह का या इससे थोड़ा सा और टफ, इसमें कुछ आगे और रेजिस्टेंस या और बैटरीज जुड़ी हो, हमें सिर्फ एक क्लोज्ड सर्किट फाइंड करना है, उसके लिए एक डायरेक्शन सेट करनी है और उस हिसाब से हमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, सपोज करो अगर ये जो सेल्स है या बैटरीज है ये सीरीज में कनेक्टेड हो, तो उस केस में करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, उस केस में करंट की वैल्यू हो जाती है I इज इक्वल्स टू NE अपॉन R प्लस NR। इसको ऐसे बच्चों याद कर सकते हैं कि जैसे I इज इक्वल्स टू V बाय R होता है, तो ये I तो ऐसा का ऐसे रहेगा, V हो गया हमारा टोटल वोल्टेज। अब देखो अगर सेल्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड हैं तो वोल्टेज पूरा ऐड हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा N इंटू E, यानी कि एक का वोल्टेज इंटू N। अब देखो अब सीरीज में है तो सारे के सारे रेजिस्टेंस प्लस में आ जाएंगे, जैसे बोलते हैं ना सीरीज में R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से। तो यहाँ पे कौन कौन से रेजिस्टेंस है, एक तो ये R है और उसके अलावा ये छोटे छोटे R जो इंटरनल रेजिस्टेंस हैं वो कितने हैं, N है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल्स टू NE अपॉन R प्लस NR। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, अगर R की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इसमें ये वाली टर्म को कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू NE अपॉन R, और अगर R की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है तो इस टर्म को भूल जाएंगे और ये N से N कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू E बाय स्मॉल r। अब अगर हमें ये जो सेल्स हैं ये सीरीज़ की बजाय पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा I इज इक्वल्स टू NE अपॉन NR प्लस R। और ये भी कुछ अलग नहीं, ये भी ऐसा ही है। जैसे सपोज करो रेजिस्टेंस पैरेलल में जब कनेक्टेड होते हैं तो उस केस में होता है ना 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इस तरह से करके वहाँ यहाँ पे भी हमने यही किया है। तो यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये हो जाएगा R बाई N के बराबर। और अगर इसको हम यहाँ पे ऐसे रख दें V इज इक्वल्स टू R प्लस R बाई N, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो तब भी ये आएगा। यहाँ पे बस ये वोल्टेज है और यहाँ पे मैंने ये E लिया हुआ है वोल्टेज, तो बेसिकली ये NE अपॉन NR प्लस R। पैरेलल के लिए हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें भी दो ही कंडीशंस हैं, अगर R की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो ये हो जाएगा NE अपॉन स्मॉल r, और अगर R की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू E बाय R। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे बेसिकली हमारे पास तीन तरह की रेजिस्टेंस निकालने की जो टेक्निक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा
होती हैं। जैसे हमने प्रैक्टिकल्स में भी देखा होगा, हम व्हीटस्टोन ब्रिज करते हैं, हम मीटर ब्रिज करते हैं, हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली ये उसके फॉर्मूले हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या कंडीशन होती है कि P/Q = R/S, ये होती है हमारी बैलेंस कंडीशन। और अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि बैलेंस कंडीशन है तो हमें कुछ नहीं देखना, सीधा ये जो एक साइड पे ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनका रेशो निकालना है, इक्वल करना है, और अगर इनमें से कोई रेजिस्टेंस गिवन नहीं है तो उसकी वैल्यू निकाल देनी है। मीटर ब्रिज में भी यही होता है। मीटर ब्रिज का भी बेसिकली प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज का ही होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, हमारे पास ये दो लेंथ आ जाती हैं, ये L और 100 - L। 100 सेंटीमीटर का होता है ना, तो एक तरफ L हो गई तो एक तरफ 100 - L हो गई। तो बस उस केस में क्या फॉर्मूला आ जाता है, ये जो दो रेजिस्टेंस हमने लगाए हैं उनका रेशो L/100 - L के बराबर हो जाता है। यहाँ से हो गया हमारा मीटर ब्रिज। अब जो पोटेंशियोमीटर होता है उसके वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल। अगर हमें दो सेल्स दिए हुए हैं और हमें उनकी EMF का कंपैरिजन करना है तो हम पोटेंशियोमीटर के सर्किट का इस्तेमाल करके E1/E2 = L1/L2 यूज़ कर सकते हैं। ये भी बेसिकली एक बैलेंस कंडीशन होती है, और इस बैलेंस कंडीशन का ही यूज़ करके हम दोनों सेल्स के EMF का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब जैसे ये वाली सर्किट में आप देख रहे होंगे ना, ये दो हैं E1 और E2। अगर हमें इन दोनों सेल्स की EMF का कंपैरिजन करना है तो ये हो गई हमारी L1, और ये जो दूसरी साइड हो जाती है ये हो जाती है हमारी L2, और बस ये L1 L2 हम प्रैक्टिकली निकाल लेते हैं और इससे हम कंपैरिजन कर लेते हैं। अब हम पोटेंशियोमीटर का एक और इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो उसमें भी सेम यही होता है, उसमें भी L1 L2 की वैल्यूज़ हम प्रैक्टिकली निकाल लेते हैं, और उससे हमारा जो स्मॉल r है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसमें ये दो नहीं होती बैटरी, बेसिकली उसमें एक ही होती है। और L1 और L2 की वैल्यूज़ और जो हमारा R जो हमने खुद से रेजिस्टेंस सर्किट को दिया है उसकी वैल्यू तो हमें पता ही होती है, तो इससे हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकल जाता है। या फिर अगर हम देखें कि अगर हमारे पास बैटरी का EMF है और जितनी वोल्टेज हमने सपोज करो वोल्ट मीटर से कैलकुलेट कर ली, तो उसकी वैल्यू और R की वैल्यू को रख के भी हम किसी सेल का या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे आज के फॉर्मूले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। और अगर आपको अपने नीट एग्जाम के लिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल NEET for You भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, बाय बाय।